Welcome to the class of stock market operations. Our topic for today is derivatives, and this is part 2 of derivatives. In part 1, we had discussed about the concept and meaning of derivatives and what are the various types of derivatives. So in this part, we are going to discuss in detail the first type of derivatives, that is options. First of all, let's understand the concept of options. So हमारे पास यहाँ पर एक बायर है और एक सेलर है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक अनुबंध होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो बायर है उसको एक अधिकार मिल जाता है कुछ बेचने का या फिर कुछ खरीदने का, और जो सेलर है वो अपने आप को बाध्य करता है कुछ खरीदने या कुछ बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर अपना अधिकार कुछ खरीदने का जो अधिकार है वो लागू करता है तो सेलर बाध्य है बायर को वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। उसी तरीके से अगर बायर अपना बेचने का अधिकार लागू करना चाहता है तो जो सेलर है वो बाध्य है बायर को वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। समझ रहे हैं? अगर ये अपना अधिकार खरीदने का अधिकार लागू करना चाहता है तो इसको बेचना ही पड़ेगा, सेलर को वो प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर बायर कुछ बेचना चाहता है तो सेलर को वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, ये इसके लिए बाध्यता है। लेकिन इसके लिए एक अधिकार है, वो उस अधिकार को लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन यदि बायर अपने अधिकार को लागू करता है तो सेलर बाध्य हो जाएगा बायर को वो प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए। फाइन। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो बायर है वो सेलर को प्रीमियम पे करता है और बदले में जो सेलर है वो अपना दायित्व निभाने के लिए वादा करता है। इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑप्शंस कहा जाता है। जो बायर है उसके पास अधिकार आता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है, उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करेगा ही करेगा। उसका अधिकार है, वो अगर वो उस अधिकार को लागू करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो ना करे। लेकिन जो सेलर है उसकी बाध्यता है। अगर बायर अपने अधिकार को यूज करना चाहता है तो सेलर मजबूर हो जाएगा उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, वो उसके लिए बाध्य हो जाएगा। तो कंसेप्ट के बाद आप ऑप्शंस का मीनिंग बता पाएंगे। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये एक अनुबंध है जिसमें जो कि एक राइट के बारे में बताता है, यानी कि एक अधिकार के बारे में बताता है, ना कि किसी कर्तव्य के बारे में बताता है। दैट मीन्स जो ऑप्शन को बाय करता है वो उसको एक अधिकार मिल जाता है, ना कि कर्तव्य मिलता है। और किस चीज़ का अधिकार? टू बाय और टू सेल, कुछ खरीदने का या फिर कुछ बेचने का। क्या खरीदने या क्या बेचने का? कोई निश्चित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल कोई शेयर, बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स। इस प्रकार के किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने या बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो बायर है वो फिक्स्ड प्राइस मतलब एक निश्चित कीमत पर खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। और जो डेट है वो भी यहाँ पर निश्चित होती है। दैट मीन्स जिस तिथि पर या जिस तिथि से पहले वो उस राइट को लागू कर सकता है, उस अधिकार को लागू कर सकता है, वो जो डेट है वो भी निश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि बायर, मान लीजिए ये बायर है और ये सेलर है, दिस इज अ बायर एंड सेलर। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है कि जो बायर है उसको राइट मिल रहा है, उसको अधिकार मिल रहा है। किस चीज़ का अधिकार? एक शेयर को खरीदने का अधिकार मिल रहा है। जिस शेयर का आज का जो मार्केट प्राइस है वो 100 है, दिस इज करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अधिकार मिल रहा है कुछ खरीदने का, राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार मिल रहा है। पहले हम खरीदने की बात करेंगे और बाद में हम बेचने की बात करेंगे। अभी जो वो ऑप्शंस का बायर है उसको अधिकार मिल रहा है किस चीज़ का?
एक शेयर को खरीदने का अधिकार मिल रहा है और उस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो अवधि डिसाइड हुई 3 मंथ्स की। अब ये जो बायर है उसको लगता है कि 3 महीने में ये जो शेयर है इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये जो बायर है इसने अधिकार प्राप्त कर लिया, ऑप्शन खरीद लिया, ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया 3 महीने के बाद के लिए, कि 3 महीने के बाद जो शेयर का प्राइस चाहे जो भी हो मुझे 100 रुपीज़ में वो शेयर मिल जाना चाहिए। अब मान लीजिए 3 महीने के बाद 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। 3 महीने के बाद जो शेयर का प्राइस है 2 सिचुएशंस हो सकती हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो 150 हो जाए या फिर जो शेयर का प्राइस है वो 90 हो जाए। तो अगर शेयर का प्राइस 150 हो जाता है दैट मीन्स कि जो बायर का डर है जिस वजह से उसने ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था वो डर मटीरियलाइज हो गया, वो डर सच हो गया। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसके पास अधिकार है, वो इस अधिकार को लागू करेगा और इस अधिकार को लागू करके वो अपने शेयर को खरीदना चाहेगा 100 रुपये पर। ओके, और किससे खरीदना चाहेगा, इस सेलर से खरीदना चाहेगा। और ये जो सेलर है वो बायर को मना नहीं कर पाएगा क्योंकि इस सेलर ने क्या बेचा है, ऑब्लिगेशन बेची है। इस सेलर का कर्तव्य है, जो ऑप्शन का सेलर है उसका कर्तव्य है कि अगर बायर अपने इस अधिकार को लागू करता है तो उसे ही वो पूरा करना ही होगा। सो अगर बायर अपने इस अधिकार को लागू करता है और शेयर को 100 रुपये में खरीदना चाहता है तो सेलर बाध्य है अपना ये कर्तव्य पूरा करने के लिए। तो ऐसे में जो बायर है उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किस प्रकार से हुआ, अगर वो मार्केट से खरीदता तो उसको 150 रुपीज़ में वो शेयर मिलता और अब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो 100 रुपीज़ पर किया हुआ है, दैट मीन्स उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, वो 50 रुपीज़ के लॉस से बच गया। दूसरी सिचुएशन, अगर जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाता, 90 हो जाता, तो ऐसे में जो बायर है वो अपने अधिकार को लागू ना करते हुए जो शेयर है उसको मार्केट से जाकर खरीदता। ओके, वो शेयर के लिए हायर प्राइस क्यों पे करेगा, 100 रुपीज़ वो क्यों पे करेगा, वो मार्केट से डायरेक्ट बाय करेगा। ऐसे में जो सेलर है उसको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि जो बायर है उसने अपने अधिकार को लागू नहीं किया। फाइन। सो यहाँ पर जो बायर है उसको 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है ऑप्शन पर। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसको प्रीमियम तो पे करना ही पड़ा, क्योंकि इसको प्रीमियम पे करना पड़ा तो उसको प्रीमियम का नुकसान तो हो ही गया। लेकिन सेलर को यहाँ पर इस सिचुएशन में सेलर को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बायर ने अपने एक्सरसाइज अपने जो अधिकार है उसको लागू नहीं किया। सो दिस इज़ अ केस ऑफ जहाँ पर बायर ने खरीदने का अधिकार प्राप्त किया है। आइए अब एक दूसरा केस देखते हैं जिसमें बायर को राइट मिला है, अधिकार मिला है बेचने का। अब ये वाला केस देखते हैं कि बेचने का अधिकार मिला है। फिर से मान लीजिए कि जो शेयर का प्राइस है वो 100 है, अब इसको बेचने का अधिकार है। तो बायर को ऐसा लगता था कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो शेयर का प्राइस है वो नीचे चला जाएगा, इसीलिए वो क्या करता है, वो 100 रुपीज़ के ऊपर इस 100 रुपीज़ को क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। इस 100 रुपीज़ के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं 100 रुपीज़ पर अपने शेयर को सेल करूँगा, चाहे शेयर का एक्चुअल प्राइस जो मर्जी हो। और जो सेलर है वो एक कर्तव्य, एक बाध्यता लेता है कि शेयर का प्राइस चाहे जो मर्जी हो, अगर बायर अपने राइट को लागू करेगा तो वो 100 रुपीज़ में उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। अब फिर से 2 सिचुएशंस लेते हैं, जो शेयर का प्राइस है वो 150 हो गया और दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो 90 है। सो अगर शेयर का प्राइस 150 हो जाता है तो ऐसे में जो ऑप्शन का बायर है, आपको क्या लगता है कि वो शेयर को मार्केट से खरीदेगा या फिर वो अपने अधिकार को लागू करेगा? वो अपने अधिकार को लागू नहीं करेगा, वो मार्केट में जाकर शेयर को बेच देगा क्योंकि मार्केट में उसको अधिक प्राइस मिल रहा है। उसी तरीके से अगर जो शेयर का प्राइस है वो 90 रुपीज़ हो जाता है तो वो अपने अधिकार को लागू कर लेगा। क्यों लागू कर लेगा? क्योंकि उसको मार्केट में कम प्राइस मिल रहा है, तो वो 100 रुपीज़
100 रुपीज़ पर शेयर को बेचने का जो राइट है वो लागू करेगा और सेलर कर्तव्य अधीन होकर अपने जो ये जो शेयर को बेचना चाहता है उसको सेलर को खरीदना ही पड़ेगा। सो दीज आर द टू सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में क्या होगा कि यहाँ पर वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा और यहाँ पर वो अपना राइट लागू कर लेगा। अगर वो अपना राइट लागू नहीं करता तो सेलर का कोई कर्तव्य नहीं है, और अगर वो अपने राइट को लागू कर लेगा तो सेलर का कर्तव्य है कि वो इस शेयर को खरीदे। तो दीज आर द टू सिचुएशंस जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बायर को पहले बाय करने का अधिकार मिल रहा था, और जो दूसरा वाला केस है इसमें हमने डिस्कस किया कि बायर को सेल करने का अधिकार मिल रहा था। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि मीनिंग क्या है ऑप्शंस का। सो नाउ लेट्स टॉक फर्दर। तो जब यहाँ पर बायर को अधिकार मिला तो बायर को उस अधिकार को पाने के लिए प्रीफिक्स्ड प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी प्रीमियम है, वो राइट खरीदने के लिए जो फीस की पेमेंट है उसे आप प्रीमियम कहते हैं। और बदले में जो सेलर है, सेलर को प्रीमियम मिलता है और प्रीमियम पाकर जो सेलर है वो एक कर्तव्य दायित्व लेने के लिए तैयार हो जाता है। सो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो बायर की तरफ से जो सेलर को फ्लो हो रही है दैट इज प्रीमियम, और बदले में जो सेलर से बायर को कंसिडरेशन जा रही है दैट इज टू अंडरटेक एन ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट आर द फीचर्स, यानी कि विशेषताएं क्या हैं ऑप्शंस की। सो इसमें फर्स्ट देखें कि जो राइट है वो किसको मिलता है? केवल बायर को राइट मिलता है। राइट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन किसके पास होता है? ऑप्शन को खरीदने वाले के पास। दूसरा, जो ऑप्शन को खरीद रहा होता है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, और लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? उसको सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट अदा करना है, उसको प्रीमियम का अमाउंट अदा करना है। उसके अलावा उसको उसकी कोई फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। उसके अलावा अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, और अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ऐसे में उसको प्रीमियम की पेमेंट तो करनी ही करनी है। इसीलिए बायर की जो लायबिलिटी है, उसका जो दायित्व है वो सीमित होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेलर की, सेलर को आप ऑप्शन राइटर भी कहते हैं, जो ऑप्शन को लिखता है। तो सेलर इज़ एन ऑप्शन राइटर। अगर हम सेलर की बात करें तो उसका जो रिस्क होता है, बहुत ही हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है। वो कर्तव्य उठा तो रहा है, लेकिन जो शेयर का प्राइस है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बाय के केस में अगर वो बायर को अधिकार दे रहा है, खरीदने के लिए अधिकार दे रहा है, तो जितना ज़्यादा शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा उसको उतना ही अधिक लॉस होता जाएगा। और अगर बायर को राइट मिल रहा है बेचने का, तो जितना अधिक शेयर का प्राइस डाउन जाता जाएगा उतना ही ज़्यादा जो ऑप्शन राइटर है उसके लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। तो जो सेलर है उसके लिए अनलिमिटेड रिस्क है, उसके लिए रिस्क की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो बायर है उसका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, उसको सिर्फ प्रीमियम की पेमेंट करनी है, उसके अलावा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। फोर्थ फीचर ऑफ एन ऑप्शन इज कि जो ऑप्शन है वो दो पार्टीज के होने से बनता है, क्योंकि ऑप्शन अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट, जब हमने बिजनेस लॉ में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने क्या किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टीज का होना ज़रूरी होता है। एक बायर होता है और एक सेलर होता है। सेलर को आप ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। सो बायर और सेलर के बीच में जब डील होती है तो ही ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। Then fifth feature is option holders do not carry any voting right. So जिस प्रकार शेयर, अगर आपके पास शेयर होता है तो आपके पास उस कंपनी का वोटिंग राइट होता है, और क्योंकि वोटिंग राइट है तो आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स का हिस्सा यानी कि डिविडेंड भी मिलता है। लेकिन जो ऑप्शन होल्डर है वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है,
उसके पास सिर्फ शेयर को खरीदने या बेचने का अधिकार है, शेयर उसके पास एक्चुअली में है नहीं। सो जो ऑप्शन होल्डर है उसके पास ना ही कंपनी के शेयर्स का वोटिंग राइट आता है, ना ही डिविडेंड आता है। नो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंपनी। जैसे जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो ऐसा कोई भी शेयर का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर आप शेयर नहीं खरीद रहे, आप अधिकार खरीद रहे हैं। आप शेयर नहीं बेच रहे, आप कर्तव्य यानी कि बाध्यता बेच रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सो दीज आर द फीचर्स यानी कि ऑप्शंस की विशेषताएं। अब काफ़ी हद तक आपको ऑप्शंस का जो फ्रेमवर्क है वो समझ में आ गया है। तो अब जानते हैं कि जो ऑप्शन के अंश हैं वो क्या होते हैं। तो जब हमने मीनिंग ऑफ ऑप्शंस किया था उस टाइम पे मैंने आपको कहा कि जो बायर है उसके पास खरीदने का अधिकार भी आ सकता है और बेचने का अधिकार भी आ सकता है। सो अगर बायर के पास कुछ खरीदने का अधिकार आ रहा है तो उसे आप कॉल ऑप्शन कहते हैं, और अगर बायर के पास कुछ बेचने का अधिकार आ रहा है तो उसे आप पुट ऑप्शन कहते हैं। तो चलें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन वो ऑप्शन है जहाँ पे बायर के पास कुछ खरीदने का अधिकार आ जाता है और जो सेलर है यानी कि ऑप्शन राइटर है उसके पास वो बाध्यता देता है अपनी, किसे? बायर को। वो अपनी बाध्यता देता है उसी चीज़ को बेचने की। सो इसको खरीदने का अधिकार मिल रहा है और इसकी बाध्यता है बेचने की। किसे खरीदने का अधिकार मिल रहा है? अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। किसी प्रतिभूति को, कोई शेयर, बॉन्ड या फिर डिबेंचर को खरीदने का अधिकार प्राप्त हो रहा है एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। पूर्व निर्धारित कीमत पर उस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटी को खरीदने का अधिकार प्राप्त हो रहा है बायर को। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू बायर टू मेक अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो अगर बायर कॉल ऑप्शन खरीदता है और उसके पास कुछ खरीदने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में बायर के पास अनलिमिटेड, असीमित प्रॉफिट कमाने का मौका है। क्यों असीमित प्रॉफिट? कैसे? अगेन देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का 100 रुपीज़ है, और क्योंकि कॉल ऑप्शन है तो बायर के पास कुछ खरीदने का अधिकार है और सेलर की बाध्यता है उसको बेचने की। सो मान लीजिए शेयर का जो प्राइस है वो इस टाइम 100 है। 3 महीने के बाद शेयर का प्राइस 150 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, या फिर 500 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 90 हो। सो अगर शेयर का प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, ये क्या है? दिस इज एक्सरसाइज प्राइस। व्हाट इज दिस? दिस 100 इज एक्सरसाइज प्राइस। इसको एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है। एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। तो अगर शेयर का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होगा, कॉल ऑप्शन के केस की बात कर रहे हैं हम, दोनों को कंफ्यूज मत करना। सो कॉल ऑप्शन के केस में अगर शेयर का जो प्राइस है, जो करंट, जो 3 महीने बाद का जो प्राइस है, वो अगर एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो जो बायर है वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो अपने अधिकार को लागू नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जाकर मार्केट से बाई करेगा, ना कि अपने अधिकार को लागू करते हुए 100 रुपये पे शेयर खरीदेगा। दूसरा केस, अगर शेयर का प्राइस 3 महीने के बाद 150 हो जाता है तो वो अपने अधिकार को लागू करेगा और मार्केट से शेयर महंगा खरीदने की बजाय वो अपने अधिकार को लागू करते हुए 100 रुपये में शेयर को खरीद लेगा। उसे 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर शेयर का प्राइस 250 है तो उसको अगेन यहाँ पर 150 का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर शेयर का प्राइस 500 है तो उसको और अधिक प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स 400 का। इसी प्रकार जो शेयर का प्राइस है वो जितना अधिक बढ़ता जाएगा सो ऑन, जितना अधिक बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक प्रॉफिट कमाने का अवसर बायर को प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कॉल ऑप्शन के केस में जो ऑप्शन का बायर है उसे असीमित प्रॉफिट होने की जो अवसर हैं वो प्रदान होते हैं।
ठीक है, तो अब चलते हैं पुट ऑप्शन पर। पुट ऑप्शन बिल्कुल कॉल ऑप्शन का ऑपोजिट है। कॉल ऑप्शन में बायर को अधिकार मिलता है कुछ खरीदने का, पुट ऑप्शन में बायर को अधिकार मिलता है कुछ बेचने का। कॉल ऑप्शन में सेलर की बाध्यता है उस सिक्योरिटी को बेचने की, ऐसे ही पुट ऑप्शन में जो सेलर की बाध्यता है वो खरीदने की हो जाएगी। किस चीज को खरीदने का, किस चीज को बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ है? और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों की एक निश्चित संख्या को खरीदने का, एक निश्चित कीमत पर खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ है, बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो बायर का प्रॉफिट है वो सीमित होता है। कॉल ऑप्शन में बायर का प्रॉफिट असीमित होता है, पुट ऑप्शन के केस में बायर का जो प्रॉफिट है वो सीमित होता है। सीमित क्यों होता है अब यहाँ पर देखें। चलो इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, फिर आपको पता चलेगा कि पुट ऑप्शन के केस में बायर को जो प्रॉफिट की संभावना होती है वो सीमित क्यों होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप जान लें। तो चलिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में देखते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बनता है। सो कॉल ऑप्शन के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बायर है उसको राइट मिल जाता है कुछ खरीदने का, राइट टू बाय, और पुट ऑप्शन में बायर को राइट मिल जाता है कुछ बेचने का, राइट टू सेल। और मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज 100, यानी कि दिस इज एक्सरसाइज प्राइस। इस एक्सरसाइज प्राइस पर, यानी कि जो प्राइस निश्चित हुआ है जिस पर अधिकार मिला है बेचने या खरीदने का, उसे आप एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। वाई एक्सिस पर है वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कि ऑप्शन का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे ही जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम लिख रहे हैं शेयर का प्राइस। तो शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 80 है, 90 है, या फिर 110, 120, 130। तो अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें, अगर शेयर का प्राइस कम है तो ऑब्वियसली जो बायर है, ऑप्शन का जो बायर है, उसको अगर खरीदने का अधिकार मिला है तो वो खरीदने का अधिकार 100 रुपये पर लागू क्यों करेगा, वो जाकर मार्केट से बाई करेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये वाला जो एरिया है दैट इज़ आउट ऑफ मनी, ऑप्शन की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, यहाँ पर वो अपने अधिकार को लागू नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली जाकर मार्केट से बाई करेगा, ना कि वो अपना अधिकार लागू करेगा। वो अपना अधिकार तब लागू करेगा जब शेयर का प्राइस मार्केट में ज़्यादा है, तो वो अपने अधिकार को लागू करते हुए 100 रुपये में शेयर को खरीदने की कोशिश करेगा। सो ये वाला जो सिनेरियो है जहाँ पर शेयर का प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पर ऑप्शन को कहा जाता है कि ऑप्शन इज़ इन द मनी। आउट ऑफ मनी मतलब ऑप्शन पर नुकसान हो रहा है, इन द मनी मतलब ऑप्शन पर फ़ायदा हो रहा है। और ऑप्शन पर फ़ायदा होगा तभी जो बायर है वो अपने अधिकार को लागू करेगा। इस केस में वो अपने अधिकार को लागू नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अगर जितना अधिक शेयर का प्राइस होगा, जितना अधिक शेयर का प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा ऑप्शन की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा बायर को प्रॉफिट होगा। तो कहा जाता है कि जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें जो बायर के प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस होते हैं वो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने के चांसेस होते हैं। चलिए पुट ऑप्शन में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, यहाँ पर भी एक्सरसाइज प्राइस आपने लिया 100, दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और वाई एक्सिस पर आप शेयर का प्राइस ले रहे हैं। शेयर का प्राइस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये पुट ऑप्शन है तो बायर सेल अपने अधिकार, सेल करने के अधिकार को तभी लागू करेगा जब शेयर का जो प्राइस है वो कम है, मार्केट में कम है। जब शेयर का प्राइस मार्केट में कम होगा उस समय जो ऑप्शन का बायर है वो ऑप्शन को, अपने अधिकार को लागू करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर उसको फ़ायदा होगा। इस केस में
वो अपने अधिकार को लागू करेगा और कहा जाएगा कि जो ऑप्शन है वो इन द मनी है, ऑप्शन के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। उसी प्रकार अगर मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो अधिक है तो वो जाकर मार्केट में सेल करेगा और वो अपने अधिकार को लागू नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली जाके मार्केट में अपना शेयर बेच देगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो ऑप्शन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, द ऑप्शन इज़ आउट ऑफ मनी। यहाँ पर जो बायर है उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना कि जो शेयर का प्राइस है वो ज़ीरो हो जाए, इससे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं हो सकता उसको। तो ये वाला जो एरिया है ये बायर के प्रॉफिट का एरिया है और जो बायर है उसको असीमित प्रॉफिट नहीं बल्कि सीमित प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर लिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। अगर हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू देखें तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, आप शेयर प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर लें। मान लीजिए शेयर प्राइस है 80 और एक्सरसाइज प्राइस है 100। शेयर प्राइस 80 है, एक्सरसाइज प्राइस 100 है, दैट मीन्स -20 आ गई ऑप्शन की वैल्यू। तो या तो -20 या फिर 0, दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 0। सो यहाँ पर जो ऑप्शन का वैल्यू है दैट इज़ 0। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज प्राइस से नीचे जो ऑप्शन का वैल्यू है दैट इज़ आउट ऑफ मनी, क्योंकि ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पर 0 आता है। ऐसे ही हायर प्राइस वाली बात करते हैं। मान लीजिए शेयर का प्राइस 120 है और एक्सरसाइज प्राइस 100 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो पॉजिटिव में आएगा 20 और 0। तो यहाँ पर जो ऑप्शन का वैल्यू है वो 20 निकल के आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा शेयर का प्राइस है तो जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो इन द मनी है, यानी कि ऑप्शन के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉल ऑप्शन आपको कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो बायर है उसको कॉल ऑप्शन कब लागू करनी चाहिए। बायर को कॉल ऑप्शन तब लागू करनी चाहिए जब शेयर का प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। उसी प्रकार पुट ऑप्शन में उल्टा कर दीजिए, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ एक्सरसाइज प्राइस और शेयर प्राइस। सो एक्सरसाइज प्राइस और शेयर प्राइस का अंतर ले लीजिए। यहाँ पर क्या है, शेयर प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस और यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज प्राइस माइनस शेयर प्राइस। सो यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाएगा। और पुट ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज करेंगे, जो बायर है वो पुट ऑप्शन तब एक्सरसाइज करेगा जब ऑप्शन इन द मनी है। और इन द मनी कब है, जब शेयर का प्राइस डाउन है। तो जब एक्सरसाइज प्राइस से शेयर प्राइस कम है, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है और शेयर प्राइस कम है, उस समय पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करना फ़ायदेमंद रहेगा। इसको ध्यान से समझ लें बेटा, जो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आइए जल्दी से कॉल एंड पुट ऑप्शन की समरी देख लेते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपको अधिकार मिलता है खरीदने का, और अगर आप कॉल ऑप्शन को बेच रहे हैं तो आपको कर्तव्य मिलता है, किस चीज़ का आपको बाध्यता मिलती है, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचने की। बाय करते हैं अधिकार मिलेगा खरीदने का, सेल करते हैं कॉल ऑप्शन को तो बाध्यता मिलेगी बेचने की। उसी प्रकार अगर आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपको अधिकार मिलेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचने का, और अगर आप पुट ऑप्शन को बेचते हैं तो आपको बाध्यता मिलेगी उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने की। आ रही है बात समझ में। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, तो जो चीज़ें हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करी हैं, ग्राफ्स के टाइम पे डिस्कस करी हैं, ये उनके ऊपर आधारित ऑप्शन वैल्यूएशंस हैं। तो ऑप्शन वैल्यूएशन कैसी हो सकती है, इन द मनी, आउट ऑफ मनी एंड एट द मनी। अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन को इन द मनी यानी कि फ़ायदे वाली ऑप्शन तब माना जाएगा जब शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से अधिक हो। देखिए जब शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है तो कॉल ऑप्शन को इन द मनी यानी कि फ़ायदे वाली ऑप्शन माना जाएगा और यहाँ पर बायर अपना अधिकार एक्सरसाइज करेगा।
लेकिन पुट ऑप्शन के केस में ऑपोजिट है। पुट ऑप्शन के केस में अगर शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है तो ऑप्शन को आउट ऑफ मनी यानी कि नुकसान वाली ऑप्शन माना जाएगा और यहाँ पर जो बायर है वो अपने अधिकार को एक्सरसाइज नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है, देखें अगर शेयर प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो कॉल ऑप्शन के केस में इसे नुकसान वाली ऑप्शन माना जाएगा। दैट मीन्स जो ऑप्शन है दैट विल बी आउट ऑफ मनी और पुट ऑप्शन को इन द मनी यानी कि फायदे वाली ऑप्शन माना जाएगा। कॉल ऑप्शन के केस में बायर जो है वो अपना अधिकार लागू नहीं करेगा और ऐसे में पुट ऑप्शन वाला जो बायर है वो अपने अधिकार को लागू करना चाहेगा। तीसरा है एट द मनी। एट द मनी कब है? जब शेयर प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस दोनों सेम है तब दोनों ही ऑप्शंस में कहा जाता है कि जो ऑप्शंस हैं दे आर एट द मनी। एट द मनी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ ऑप्शन वैल्यूएशंस। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शंस? टाइप्स ऑफ ऑप्शंस डिपेंड करता है कि किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने या बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अगर जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो इक्विटी शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए किया गया है तो ऐसे ऑप्शन को आप स्टॉक या फिर इक्विटी ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पर जिस समय जो पूर्व निर्धारित जो पीरियड है, जो समय है जब वो बीत जाता है, उस समय अगर बायर अपना अधिकार लागू करना चाहता है तो जो इक्विटी शेयर्स हैं या फिर स्टॉक है वो उसके पास चला जाएगा पूर्व निर्धारित प्राइस पर, पूर्व निर्धारित कीमत पर। दूसरा है स्टॉक इंडेक्स्ड ऑप्शंस। जैसे कि नाम से पता चलता है कि स्टॉक इंडेक्स्ड ऑप्शंस में जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो इंडेक्स है, किसी भी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी या बैंकेक्स। यहाँ पर जो अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंकेक्स या इस प्रकार के जो इंडाइसेस होते हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। These options are settled by payment of cash। यहाँ पर एक्चुअल में इक्विटी शेयर्स ऐसे किसी स्टॉक का आदान प्रदान नहीं किया जाता। जो भी डिफरेंस होता है उसको कैश में सेटल किया जाता है और जो अमाउंट ऑफ कैश सेटलमेंट है वो डिपेंड करती है एक्सरसाइज प्राइस क्या है और जो इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस है, जो दिन के अंत में जो प्राइस होता है दैट इज क्लोजिंग प्राइस। इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस है और एक्सरसाइज प्राइस का अंतर है, उतने का कैश जो है जो लूजिंग पार्टी है उसको विनिंग पार्टी को देना होता है। नेक्स्ट आपका आता है करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन में जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेके ऑप्शन को खरीदा बेचा जाता है वो है किन्हीं दो कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनका एक्सचेंज रेट। जैसे 1 रुपी इज इक्वल टू मान लीजिए 80 US डॉलर्स है, तो ऐसे ही दो कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनका जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर आधारित होती हैं ये ऑप्शंस। यहाँ पर जो करेंसीज का प्राइस है जब वो बदलता है उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है ऑप्शंस पर। कमोडिटी ऑप्शंस में जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो कमोडिटीज़ हैं। वो कमोडिटी फॉर एग्जांपल गोल्ड भी हो सकती है, सिल्वर भी हो सकती है। यहाँ पर भी जो ऑप्शंस हैं उनको सेटल किया जाता है कैश पेमेंट करके। जो लूजिंग पार्टी है वो विनिंग पार्टी को कैश देकर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेटल करती है। डेरिवेटिव्स के इस पार्ट में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव दैट इज ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑप्शंस के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, ऑप्शंस के मीनिंग के बारे में पढ़ा, ऑप्शंस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो अंश हैं यानी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, उनके बारे में हमने विस्तार में चर्चा करी। उसके बाद हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के ग्राफ्स के थ्रू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑप्शन वैल्यूएशन, दैट इज जो ऑप्शन की वैल्यू है वो इन द मनी होती है, आउट ऑफ मनी कब होती है एंड एट द मनी कब होती है। एंड लास्टली हमने डिस्कस किया कि ऑप्शंस के प्रकार क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।